नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। करंट अफेयर्स का एक श्रृंखला चल रही है। करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला चल रही है यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए, जो कि 14 मई को है आपकी, उसके संदर्भ में जो क्लासेस चल रहे हैं उसका आज 12वां लेक्चर है। 12वां लेक्चर है। ठंडी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो एक एक लेक्चर अभी अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों का भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा बहुत ज्यादा। ठीक, लेकिन दोस्तों कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जरूर पढ़ते रहिए, नहीं तो पढ़ाई छूट गई तो आपसे एग्जाम भी छूट जाएगा। आज जल्दी जल्दी करंट अफेयर्स करते हैं, थोड़ा सा परीक्षाओं पर चर्चा करते हैं। परीक्षा होने वाली जो है वो कैसे होगी, क्या होगी, कब होगी, निर्धारित समय पर होगी अथवा नहीं होगी, और कितना पढ़ना है आगामी परीक्षा के लिए, मतलब अपने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए कितना पढ़ना है हमको, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज योजना परियोजना अभी हम लोग का चल रहा था। पहला और दूसरा योजना परियोजना पर पहला और दूसरा लेक्चर हो चुका था, आज तीसरा लेक्चर है। ठीक है, आज तीसरा वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे। मैंने बताया था योजना परियोजना में क्या होता है, क्या आता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो योजना का नाम आता है, किस बजट से संबंधित है। जैसे मान लीजिए पिछला बजट है, पिछले बजट में कौन कौन सी योजनाएं शामिल रही हैं। ऐसा तो नहीं इससे पिछले बजट में शामिल रही, ऐसा तो नहीं कि बजट में शामिल ही नहीं रही है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि उस बजट के उस योजना के अंदर क्या क्या चीजें, मतलब कंटेंट में है, क्या क्या चीजें निहित हैं, सन्निहित हैं, ये पूछा जाता है। योजना मान लीजिए किसी पर्टिकुलर राज्य से संबंधित है तो वैसा प्रश्न पूछा जाता है। योजना में कितनी लागत आई, कितना सरकार ने खर्च करने का वो जो है प्रावधान किया है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं योजना परियोजना के अंतर्गत। या फिर कुछ स्पेशल फैक्ट रहे तो वो भी आते हैं। तो योजना परियोजना में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक हजारों योजनाएं हो चुकी हैं और किताबों में तो इतनी योजनाएं दी हुई हैं, आपको लगेगा तो सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एग्जाम में जो पेपर सेट करता है उसको ये पता है कि सारी योजनाएं याद कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपकी जो करंट की योजनाएं होती हैं उनको पूछा जाता है। करंट की योजनाओं को कभी कभार होता है जो कि बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी योजना पूछी जाती है, लेकिन उनका उस योजना का कहीं ना कहीं से नाता जो होता है वो करंट की किसी खबर से होता है, तो इसलिए वो पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं योजना परियोजना पर। जो तीसरा लेक्चर है उस पर वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना जो है प्रारंभ की है। यह किससे संबंधित है? यह उर्वरक से संबंधित है। उर्वरक जो अपने खेतों में पड़ते हैं ना, अपने खेतों में डीएपी पड़ती है और यूरिया पड़ती है, जो लोग ग्रामीणांचल से संबंधित हैं उनको पता होगा। तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना उर्वरक सब्सिडी योजना है। उर्वरक सब्सिडी योजना है और इस योजना के तहत क्या किया गया, उर्वरक सब्सिडी योजना का नाम बदल दिया गया है। सबसे बड़ी चीज जो है, उर्वरक सब्सिडी योजना जो है अब जानी जाएगी प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना के नाम से। किस नाम से? प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना के नाम से जानी जाएगी, जो कि सबसे पहले जानी जाती थी उर्वरक सब्सिडी योजना। सब्सिडी क्यों दी जाती है दोस्तों? जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो कि हमारे जो है देश के लिए मूलभूत आवश्यकता है, ठीक है ना, मूलभूत आवश्यकता है, तो उस पर क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा कुछ पैसों का अनुदान किया जाता है, कुछ सहायता दी जाती है। जैसे मान लीजिए 100 रुपए की कोई लागत आ रही है, ठीक है ना, एक कोई पर्टिकुलर कोई भी चीज मान लीजिए। ठीक, जैसे पहले गैस सिलेंडर था, ठीक, अब तो सब्सिडी खत्म कर दी गई है, लेकिन जैसे मान लीजिए एक गैस सिलेंडर का उदाहरण ले लेते हैं। तो पहले जैसे गैस सिलेंडर आता था, गैस सिलेंडर मान लीजिए 100 रुपए का था, तो 100 रुपए उसका एक अप्रोक्सीमेशन कॉस्ट रहती थी कि होल कॉस्ट जो आएगी, मतलब पूरी कॉस्ट जो आएगी, पूरा लागत जो आएगा वो 100 रुपए से गैस सिलेंडर में आ रही है। लेकिन अपने देश की जनता की आय देखी जाती है, आय कितनी है, तो ये आंकड़ा लगाया गया यार, ये तो देश की जनता मात्र 30 रुपया वहन करने के सक्षम है, तो 70 रुपया कहां से आएगा, ये सोचा गया। ये सोचो 70 रुपए कहां से आएगा।
तो ये लगाया गया कि 70 रुपए का अनुदान किसकी तरफ से दिया जाएगा। एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, 70 रुपए का अनुदान या सब्सिडी किसकी तरफ से दी जाएगी, सरकार की तरफ से दी जाएगी। अब आप समझ लो, ये तो गैस की बात किया, अब आप समझ लो डीएपी हुआ, उर्वरक जो अपने खेतों में पड़ते हैं, वो किसानों के लिए कितनी जरूरत की चीज है। अगर इसका मूल्य कितना बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या किसान डाल पाएंगे अपने खेतों में, और जब किसान नहीं डाल पाएंगे तो आपकी उससे देखो कितना इफेक्ट पड़ेगा। यह भी हम लोग जब पेपर 3 पढ़ेंगे ना, बहुत मजा आने वाला है आपका। जब पीसीएस मेंस की जब हम तैयारी करवाएंगे तो बहुत मजा आने वाला है, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो जब मान लीजिए किसान, देखिए एक चीज से कितना चीजें इफेक्टेड होती हैं। किसान अगर उर्वरक नहीं डाल पाएगा तो पैदावार बहुत कम होगी, गेहूं की, चावल की, या एक उदाहरण तौर पर हम गेहूं चावल मान लेते हैं। अगर पैदावार कम होगी तो आप समझ लीजिए कि क्या वो पैदावार कम हुई तो क्या वो अनाज जो है किसान मार्केट में बेच पाएगा। यदि बेच नहीं पाएगा तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। भाई मार्केट में जो चीजें बहुत कम होती है उनकी कीमत ज्यादा होती है। जैसे आप सोना चांदी देख रहे होंगे ना, सोना चांदी हीरा है, वो बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए उसकी कीमत क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और जो चीजें बहुत ज्यादा है उसकी कीमत क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इस हिसाब से मान लीजिए गेहूं चावल पर सब्सिडी नहीं देती है सरकार, या उर्वरक पर सब्सिडी नहीं देती है, तो पैदावार कम होगी, पैदावार कम होगी तो वो किसान मार्केट में बेच नहीं पाएगा, और जब बेच नहीं पाएगा तो आप समझ लीजिए कि उसकी कीमत कितनी ज्यादा होगी। अगर वो कीमत ज्यादा हो गई तो आप और हम क्या उसको खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे, और भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। आप समझ लीजिए एक चीज कितनी चीजों पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए उर्वरक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उर्वरक में जो सब्सिडी अभी तक सरकार देती थी उसका नाम बदल दिया गया। भाई अब बीजेपी उछल उछल के छक्के मार रही है भाई, हर जगह नाम अपना उसका, चाहे सड़क हो, चाहे वो कोई जिले का नाम हो, सब जगह वो ऐसा नाम बना देगी कि वो लगेगा कि बीजेपी के द्वारा ही बनाया गया है। मैं किसी सरकार, पर्टिकुलर सरकार की न आलोचना करता हूँ न तारीफ करता हूँ, मैं तटस्थ आदमी हूँ, तटस्थता का अपना रोल निभाता हूँ। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना, इसको पीएम बीजेपी योजना भी कहते हैं। कौन सी योजना कहते हैं, पीएम बीजेपी योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना, पीएम बीजेपी योजना। ठीक है ना, पीएम बीजेपी योजना है, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना इसका नाम हो चुका है। ठीक, किसका, उर्वरक सब्सिडी योजना का। अब इसके तहत जितनी भी चीजें आपकी उर्वरक के नाम से मिलती हैं उसके आगे भारत लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, भारत लगा दीजिएगा। भारत यूरिया मिलेगी। अब अभी तक यूरिया दे दो, दुकान में जाते क्या कहते थे, भैया यूरिया दे दो, भैया डीएपी दे दो। अब कहोगे नहीं डीएपी ना दो, कुछ लोग हैं अपने यहाँ जो थोड़ा खुराफाती प्रवृत्ति के लोग हैं, वो जरूर मांगेंगे भैया हमको भारत यूरिया दो। कौन सी, भारत यूरिया। भैया हमको भारत डीएपी दो, भैया हमको भारत एमओपी दो। ये सब उर्वरक के प्रकार हैं जो कि आपको दुकान पर अब भारत के नाम से मिलेंगे। समझ में आ गया होगा शायद, इतनी बात हमारी समझाई हुई चीजें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं, पीएम श्री योजना। कौन सी है, पीएम श्री योजना है। ये कौन सी योजना भैया, पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर, सारी चीजें प्रधानमंत्री दिए पड़े हैं, सारी योजना। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक, इसमें क्या होगा, 14,500 स्कूलों का उद्धार किया जाएगा, जीर्णोद्धार किया जाएगा, स्मार्ट क्लासेस चलाई जाएंगी, सारे बच्चों को स्मार्ट करने का प्रयास किया जाएगा। स्कूल की संख्या कितनी है, 14,500। कितने स्कूलों का विकास किया जाएगा, 14,500। ठीक, देखिए इसमें केवल इतना ही याद रखने वाली चीज है, पीएम श्री योजना। आपसे सीधा सीधा जब पूछा जाएगा पीएम श्री योजना किससे संबंधित है, तो आपका ऑप्शन जो उत्तर रहेगा, ऑप्शन में जो उत्तर रहेगा उसमें सीधा सीधा है 14,500 स्कूलों का विकास करने का प्रावधान है इसमें, या फिर सीधा सीधा स्कूलों के विकास के से, मतलब स्कूलों का विकास इसमें प्रावधानित है। बस इतना ही याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक, चलिए वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना हो चुकी है, पीएम श्री योजना हो चुकी है। तीसरी योजना के पीछे हम लोग पढ़ते हैं, चलते हैं, स्पार्क योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना इसलिए बन जाती है क्योंकि इसका पूछा जा सकता है कि यह किससे संबंधित है। स्पार्क योजना, स्पार्क, ठीक है ना, चिनगारी जिसको बोलते हैं। स्पार्क योजना है स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन, स्टूडेंट
प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन। अब आप समझे सब भूल जाना, लेकिन ये शब्द ना भूलना, आयुर्वेद शब्द ना भूलना, नहीं तुम एग्जाम में जो है क्वेश्चन गलत कर आओगे। हैं, आयुर्वेद शब्द ना भूलना। इसमें होगा क्या, देखो वो याद करने वाली चीज नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम तुमको बताए दे रहे हैं दिमाग में रखने के लिए। जो भी आयुर्वेद रिसर्च फेलोशिप का बच्चा है, जो भी आयुर्वेद रिसर्च में जुटा हुआ लड़का है, क्योंकि आज देखिए अपने यहाँ जो है एमबीबीएस लोग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए कि जो बाहरी चिकित्सा है वो ज्यादा पनप नहीं है। एमबीबीएस करने के बाद जो है सब इंग्लिश, जो अंग्रेजी दवाएं हैं सब ज्यादा प्रचलित हैं। आयुर्वेद का नामो निशान धीरे धीरे मिट रहा है, जबकि चरक, धन्वंतरी जैसे अपने यहाँ कितने बड़े बड़े आयुर्वेद जो है ज्ञाता रहे हैं, जिन्होंने मतलब अपनी पूरी जो जो हिस्ट्री है अपनी, उसको उठा के देखिएगा, आयुर्वेद ही चलता रहा है। और शायद हम लोग जब छोटे छोटे रहे होंगे तब भी ज्यादातर आयुर्वेद का ही प्रयोग होता रहा है, लेकिन आजकल के बच्चे आयुर्वेद से उनको कोई फायदा नहीं होता है। ऐसा नहीं है, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम उतनी खराब हो चुकी है, उनको अंग्रेजी दवाओं का ही फायदा हो रहा है। तो अब मतलब मोदी जी ने, अपनी भारत सरकार ने क्या किया है कि आयुर्वेद की ओर ध्यान देना शुरू किया है। तो सबसे पहले जो आयुर्वेद से लगे हुए लोग हैं उनको जो है पहले ध्यान दिया जाएगा, तो वो आयुर्वेद को ध्यान देंगे और अपना देश आयुर्वेद की ओर बढ़ेगा। ठीक है, देखिए अपने यहाँ जो लाइलाज बीमारी हो जाती है ना दोस्त, लाइलाज, जैसे कैंसर की बीमारी, अभी भी उसका ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में इलाज आ ही गया है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी हद तक, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि लोग कहते हैं कि यार इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन लोग आयुर्वेद के पीछे दौड़ते हैं। ठीक, आयुर्वेद के पीछे देखो, बहुत लोग पैर का दर्द लेके बैठते हैं, हाथ का दर्द लेके बैठते हैं कि नहीं सही हो रहा, नहीं सही हो रहा, लेकिन आजकल देखिए आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं ना, उन इलाजों में कारगर हो रही हैं जहां पर आपकी अंग्रेजी दवाएं, इंग्लिश मेडिसिन जो होते हैं फेल हो जा रही हैं, वहां पर आपका आयुर्वेद काम आ रहा है। तो आयुर्वेद पर ध्यान देना लाजमी है, और अपने देश की जड़ है चिकित्सा की, इसलिए वो लाजमी है। तो इसके लिए क्या है कि स्पार्क योजना आई है। कौन सी योजना आई है? स्पार्क योजना आई है, और 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी जो लड़का रिसर्च में इसके जुड़ेगा, आयुर्वेद से संबंधित रिसर्च में जुड़ेगा। देखिए आजकल आप देखिए, अभी तक आप लोग इंग्लिश मेडिकल कॉलेज मिलते थे, अंग्रेजी मतलब जहां से एमबीबीएस होता था, अब आप रोड पे चले जाइए तो अब 150 किलोमीटर आप चलेंगे ना, तो आपको एक आयुर्वेद चिकित्सालय जरूर मिल जाएगा, आयुर्वेद चिकित्सालय मिलेगा, समझ लीजिए। तो आप समझ लीजिए कि इस पर ध्यान दिया जा रहा है, और आप जब भी आयुर्वेद चिकित्सालय देखेंगे तो आपको स्पार्क योजना का नाम याद आ जाना चाहिए। स्पार्क योजना, आपके दिमाग में भी स्पार्क होना चाहिए, आपके दिमाग में भी स्पार्क होना चाहिए कि ये स्पार्क योजना किससे है? आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं। BS6 उन्नयन परियोजना, अभी हाल ही में जो हाल ही में क्या, काफी समय हो गया है, अगस्त सितंबर की बात है, और देखिए इतना आपको पढ़ना ही है। अगर पीसीएस निकालना है ना, तो आपको जून में एग्जाम हुआ था, तो जुलाई से एटलीस्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, पिछले साल के जुलाई से, 2022 के जुलाई से, और आगामी मई में एग्जाम है, तो अप्रैल तक आपको एग्जाम के लिए तैयारी करनी ही पड़ेगी, 15 अप्रैल तक की। ठीक है, तो मैं तत्पर हूं, उसके लिए टेंशन ना लीजिएगा। तो ये जो BS6 वाली मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो BS6 वाला तथ्य है, BS6 उन्नयन परियोजना, तो सितंबर के आसपास जो है प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कहाँ गए थे? मंगलुरु गए थे। मंगलुरु कर्नाटक में है, बंगलुरु की बहन मंगलुरु कह सकते हैं, मंगलुरु कर्नाटक में है, वहां गए थे। तो उन्होंने BS6 उन्नयन परियोजना, एक अपनी गाड़ियां जो आ रही ना उससे संबंधित है। BS6 उसका इंजन जो होता है, हमको बहुत ज्यादा नहीं पता है। BS6 मॉडल आप सभी लोग कहते हैं BS6 मॉडल। अब सारी गाड़ियां इस पर आ रही, तो इतना समझ में आता है कि ये इन्वायरमेंट यानी मतलब अपने पर्यावरण को ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाएगा ये इंजन। ठीक है ना, BS6। तो BS6 उन्नयन परियोजना है, ठीक है, एक ये परियोजना है, और एक समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र है। समुद्री जल विलवणीकरण एक संयंत्र लगाया गया है। ये कहाँ लगाया गया है? मंगलुरु में लगाया गया है। मंगलुरु से संबंधित ये परियोजना है। ये क्या करेगा? आपके जो समुद्री जल है ना, उसको खारे जल को ताजा जल में परिवर्तित कर देगा, पीने वाले पानी में परिवर्तित कर देगा, समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा BS6 उन्नयन परियोजना का मतलब कहाँ पे प्रारंभ की गई है? तो मंगलुरु कर्नाटक में प्रारंभ की गई है। और समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? वो भी मंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया गया है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। अगला है बल्क ड्रग पार्क परियोजना। बल्क ड्रग
पार्क परियोजना। बल्क ड्रग मतलब दवाई होता है, तो दवाइयों के उत्पादन से संबंधित है बल्क ड्रग पार्क परियोजना। और आप ये समझिए कि यह है पूरे भारत में होगी, ये सारे राज्यों में संबंधित है, सारे राज्यों में स्टार्ट होगी ये बल्क ड्रग पार्क परियोजना। लेकिन अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक, ऐसे आप याद कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, गुजरात इधर है, आंध्र प्रदेश इधर है, मतलब नीचे यहाँ बना सकते हैं इसको, यहाँ पे है, ठीक, आंध्र प्रदेश। तो ऐसे त्रिकोण याद रखिएगा, आपको याद आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ये तीन जगह पर आपकी कौन सी परियोजना है, बल्क ड्रग पार्क परियोजना प्रारंभ हुई है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, त्रिकोण याद रखेंगे, आपको यह बल्क ड्रग पार्क परियोजना याद आ जाएगी। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं, स्मृति वन स्मारक। स्मृति वन स्मारक ये भूकंप संग्रहालय के रूप में भुज गुजरात में इसका इनॉग्रेट किया गया है मोदी जी द्वारा। स्मृति वन स्मारक ये शायद 2001 में आया था ये भूकंप, मुझे याद है, हम लोग छोटे थे, तो बहुत सारे लोग जो है इसमें जो है काल के गाल में समा गए थे। इस जो है जब भूकंप आया था भुज गुजरात में, भुज और कच्छ में आया था, तो ये भूकंप आया था, बहुत जबरदस्त आया था, तो पूरे देश में आया था, लगभग हल्के हल्के झटके सब जगह महसूस किए गए थे। लेकिन भुज और कच्छ जो कि गुजरात में पूरी तरीके से तबाह हो चुके थे, पूरी तरीके से तबाह। तो आज 2022 में 2001 की ये घटना और 2022 में जो है इसमें जो है एक स्मृति वन स्मारक जो है भुज में, स्मृति वन स्मारक भुज में खोला गया है। ये किनकी याद में है, जो लोग उसमें जो है हताहत हो गए थे, उस भूकंप में हताहत हो गए थे, उनके लिए खोला गया, ठीक है ना, स्मृति वन स्मारक। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं, ग्रामीण उद्यमी परियोजना। हमने बताया था झारखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत जबरदस्त ग्रामीण परियोजनाएं चल रही हैं, और उन्हीं परियोजनाओं में एक है ग्रामीण उद्यमी परियोजना। और ग्रामीण उद्यमी परियोजना झारखंड के रांची में स्टार्ट की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी यूपी के परिप्रेक्ष्य से नहीं है, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा इसको, आप मेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। झारखंड में जनजातियों के उत्थान के लिए, किसके लिए, जनजातियों के उत्थान के लिए, जनजातियों के उत्थान के लिए, जनजातियों के उत्थान के लिए, ठीक है ना, जनजातियों के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना झारखंड में स्टार्ट की गई है, प्रारंभ की गई है। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं, एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा कहाँ बनाया जा रहा है। यह भी योजना का ही हिस्सा है। आप सोचेंगे कि ये योजना परियोजना में कहाँ घुस गया आगे, यह भी योजना परियोजना का ही हिस्सा है। ठीक है, देहरादून से दिल्ली तक एक रोड बन रही है, देहरादून से दिल्ली तक एक रोड बन रही है, उसी का ये एक अंग है। अंतिम 20 किलोमीटर का एक गलियारा बनाया जा रहा है, जो कि एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा भी बनेगा। ये कहाँ पे है, कौन से नेशनल पार्क है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का एक पार्क का हिस्सा है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है, जो कि अंतिम 20 किलोमीटर उस देहरादून से दिल्ली तक जो जाने वाली, जैसे मान लीजिए एक सड़क है, जा रही है देहरादून से कहाँ, दिल्ली की ओर, या दिल्ली से देहरादून कह सकते हैं। अरे जो सीढ़ी नीचे से ऊपर जाती है वो ऊपर से नीचे भी तो आती है। ठीक है, तो वैसे एक सड़क अगर दिल्ली देहरादून जा रही है तो देहरादून से दिल्ली भी तो जाएगी। तो देहरादून का जो हिस्सा है लगभग 20 किलोमीटर का, जो कि राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरता है, वो सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा बन गया है एशिया का। 20 किलोमीटर लगभग लंबाई है उसकी। ठीक, तो इससे ज्यादा याद करने वाला जो कोई जरूरी नहीं है, आप ये याद कर सकते हैं, एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा जो है वो राजाजी नेशनल पार्क से गुजरेगा, और ये 20 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई होगी। ये पक्का प्रश्न रखा हुआ है आपके पीसीएस एग्जाम में। चलिए अगली बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना एक ग्रामीण चलती है, एक शहरी चलती है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मतलब समझते हैं, देखे होंगे, आसपास देखे होंगे, जो शहर से बिलोंग करते हैं, जो लोग शहर से संबंधित हैं, घर बने होते हैं, और घर में लोग चुप्पे चाप इसको, ऐसे एक सिंबल होता है, घर का सिंबल बना होता है, ऐसे करके कुछ ऐसे मोदी जी के एक घर का सिंबल होता है, ऐसे करके घर बनवाएंगे बहुत बड़ा बड़ा, कैसे, योजना का लाभ लेके, और चुपचाप
छोटा सा ही सिंबल बनवा देंगे कि कोई बता ना पाए कि हम इस योजना के लाभ से बनवा रहे हैं घर। समझे? है, हमारे आसपास बहुत सारे घर हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये शहरी क्षेत्र के लिए है। देखिए, जरूरी नहीं है कि सब चीज बताई जाए, सब चीज दिखाई जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, एक हास्य का विषय है, इसलिए कुछ छुपाने की क्या जरूरत है। अगर आप ले रहे हैं सरकारी लाभ, तो सरकारी लाभ कोई ऐसे थोड़ी ना कि जो है गरीबों के लिए है। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आपके लिए भी है, वो ऐसा नहीं है। आप लीजिए उसको, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है तो आप लीजिए उसको और अपना घर बनवाइए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। अब देखो, अब इसकी जो योजना का विस्तार हो गया है, कब तक के लिए इसको हम क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि इस योजना का विस्तार हो गया है 31 दिसंबर सन 2024 तक के लिए। कब तक के लिए? आपसे पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का विस्तार कब तक के लिए हो गया है? 31 दिसंबर 2024 तक के लिए। सन जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना? 31 दिसंबर सन 2024 तक के लिए है। तो दोस्तों, योजना परियोजना वाला जो है आज तीसरा जो है लेक्चर खत्म हुआ। 4-5 पॉइंट का एक चौथा लेक्चर भी बनेगा आपका, लेकिन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा आपका। ठीक, तो आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, कभी तैयारी बड़ी नहीं होती है, कभी तैयारी छोटी नहीं होती। तैयारी केवल तैयारी होती है। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप योद्धा कहलाएंगे, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप योद्धा कहलाएंगे, आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप योद्धा ही कहलाएंगे, क्योंकि चेहरे बदलते हैं, कहानी वही रहती है। आप एग्जाम देंगे और आप सफल हो जाएंगे, तो चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, आपका दिल नहीं मानेगा कि आपने बड़ा एग्जाम क्रैक किया है, छोटा एग्जाम क्रैक किया है। जब आप ऑफिस पहुंचेंगे तब आपको पता लगेगा आपने बड़ा एग्जाम क्रैक किया कि छोटा एग्जाम क्रैक किया। जब आप अपने कलीग से मिलेंगे तब आपको समझ में आएगा आपने कौन सा एग्जाम क्रैक किया था। आप जब तैयारी कर रहे होंगे ना दोस्तों, आप पूरी मेहनत लगा के तैयारी करेंगे, पूरा दम लगा के तैयारी कर रहे होंगे, मैं मानता हूं, तो एग्जाम, छोटे एग्जाम की तैयारी काहे कर रहे हैं? आप बड़े एग्जाम की तैयारी करिए, छोटा तो अपने आप मिल जाएगा। आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तैयारी मत करिए, मेरी सलाह है मत करिए। बहुत लोग फोन करते हैं कि भैया या सर, आप जो है, जैसे जो लोग मुझे जानते हैं कि सर थोड़ा गाइड कर दीजिए, कैसे तैयारी करें, आरओ की तैयारी कैसे करें, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कैसे करें। आप जो वीडियो बना रहे हैं, क्या वो यूपी ट्रिपल एससी के लिए है? देखिए, मैं इसी सार्वजनिक मंच पर एक बात बता ही दे रहा हूँ, तैयारी कभी यूपी ट्रिपल एससी की नहीं होती है, तैयारी कभी पीसीएस की नहीं होती, तैयारी केवल तैयारी होती है, ठीक है? और अगर एक जैसी तैयारी है, अब ये नहीं मैं कहता हूं कि एसएससी की तैयारी भी इसमें शामिल कर लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तैयारी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी एक जैसी है, जीएस की, करंट अफेयर्स की। तो इस संशय को आप भूल जाइए कि हम इसकी तैयारी करें। अब कुछ लोग पूछते हैं सर आरओ की तैयारी करवा दीजिए। अरे दोस्त, यही तैयारी करनी है, उसके लिए कोई फारसी में किताबें नहीं छपी हुई हैं, वो हिंदी में ही किताबें छपी हुई हैं और यही पैटर्न है उनका। बस आपको एक बार क्या करना है, तैयारी करनी है और कुछ नहीं करना है। आपको तैयारी करिए, दम लगा के तैयारी करिए, यही पढ़िए। कुछ लोगों के दिमाग में संशय रहता है, सर 4-5 लाइन लिख देते हैं, आप कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें भैया जो है बगल वाले वो पूरी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, आपको भी पढ़ना हो तो आप पढ़ो जाकर उस मोटी किताबों को, लेकिन आपको बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि उन मोटी किताबों से ही ये लाया गया है, ये छांटे गए हैं चीजें, और आपके लिए इंपॉर्टेंट ही हैं, और ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप मोटी किताब पढ़ के जबरदस्ती उटपटांग कूड़ा कचरा पढ़ लेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपके एग्जाम में केवल इंपॉर्टेंट चीज ही काम आने वाली है। बहुत सारे देखो, दिमाग जो पेपर सेटर होते हैं ना, उनका दिमाग भी होता है, ऐसा नहीं कि उटपटांग कोई भी चीज उठा के रख देंगे, ठीक है? और वो कभी कभी एग्जाम को, एक चीज समझिएगा, कभी एग्जाम आपको डिसेलेक्ट करने के लिए नहीं होता, आपको बाहर करने के लिए नहीं होता कि आपको एग्जाम से बाहर करने के लिए हो। हमेशा एग्जाम का जो पेपर सेटर होता है वो ये सोचता है कि आप एग्जाम के अंदर आ जाएं, आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर जाएं, लेकिन वो आपकी एक स्मार्टनेस वर्क को भी चेक करता है कि आप कम पढ़ के क्या सक्सेस हो पा रहे हैं। पढ़ने वाले तो दिन भर पढ़ रहे हैं दोस्त, सुबह से उठते हैं और शाम तक, रात तक रटते रहते, तो सबका सिलेक्शन हुआ जा रहा है क्या? सब इलाहाबाद और मतलब प्रयागराज और दिल्ली में सिलेक्ट हुए जा रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्गदर्शन की जो कमी होती है ना, सबसे बड़ी कमी होती है। किताबें सब पढ़ते हैं, लेकिन सेलेक्ट कुछ ही लोग होते हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपनी आज का लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। पढ़ते रहिए दोस्त, विश्वास करिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षा होने वाली, करंट अफेयर, चाहे बीईओ का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो
RO का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आप बैठ जाइएगा, करंट अफेयर कहीं बाहर से आ जाए तो हमको बताइएगा। तो इसलिए पढ़िए, बस केवल आपका काम है पढ़ते रहना। 20 बार वीडियो देखिए, आप देखिए उन लड़कों से हमेशा आगे रहेंगे जो मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं बड़ी बड़ी कोचिंगों की और कर कुछ नहीं पाते हैं एग्जाम में, और पेपर बाहर निकल के सब कहते हैं अरे बाप रे बाप पेपर बहुत टफ था। पेपर कभी टफ नहीं होता है, फिर आपको बता दें, और पेपर टफ होगा तो वो सबके लिए होगा, केवल आपके लिए नहीं होगा। ठीक, एक मैं आपको छोटा सा वीडियो बना बना के बताऊंगा कि आप लोग एग्जाम में गड़बड़ी क्या कर देते हैं जाके। मतलब हम लोग भी करते थे, ऐसा नहीं करते थे, लेकिन बहुत जब जब चीजें समझ में आई, जब एग्जाम निकला तो चीजें बहुत समझ में आई कि हाँ यार ये गलती कर रहे थे। आप लोगों से वो चीज शेयर करना चाहते हैं ताकि आप लोग अगर न्यू एक्सपीरियंस है तो वो गलती करके आप 6-7 साल 5 साल ना लगाएं। आप लोग जल्द से जल्द एग्जाम क्रैक करें और अपने घर अपने परिवार के सपनों को साकार करें। आप अपना सपना तो साकार करने का प्रयास कर ही रहे हैं। ठीक, चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यार, बार बार कहना पड़ता है आप लोगों से, एक गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में जो लोग इस PCS की तैयारी कर रहे हैं, PCS 2023 की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।